सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 20 दिसंबर आधारित कुछ महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जो आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जो भी छात्र का एग्जाम अगले शिफ्ट में है उनके लिए मेरे मित्र ये वीडियो रामबाण होने वाला है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है उसमें ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए है कि कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आपसे रिएक्शन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? यहां पे आप सभी देख रहे हैं कि मैग्नीज ऑक्साइड और HCl के बीच अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने के उपरांत क्या बन रहा है? मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है और साथ ही साथ 2H2O और क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। और मेरे मित्र आपको ये रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रिएक्शन किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऐसे क्वेश्चन तो आपने कई बार सेट में कराया है और हम सबों को मालूम है कि ये जो रिएक्शन है वो किसका उदाहरण है? रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। और रेडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें मेरे मित्र ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? दोनों साथ साथ होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आपका जो मस्कुलर टिश्यू है या आप कुल मिला के कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू या फिर जो जंतु उत्तक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है। मेरे मित्र आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग पेशी उत्तक की बात करेंगे तो इस पेशी उत्तक को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका रेखित पेशी। पहला कौन सा होता है? रेखित पेशी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अरेखित पेशी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। और मेरे मित्र तीसरा होता है आपका हृदय पेशी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो आपका रेखित पेशी है इसी को कंकाली पेशी भी कहा जाता है और इसी को हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ऐच्छिक पेशी निम्न में से कहां पाई जाती है? तो आप सभी कहेंगे हमारे शरीर के वैसे अंग जहां पे हम अपने इच्छा अनुसार मूवमेंट ला सकते हैं वहां पे ऐच्छिक पेशी देखने को मिलेगी, और जहां पे हम इच्छा अनुसार मूवमेंट नहीं ला सकते हैं वहां हमें क्या देखने को मिलेगी? अरेखित पेशी यानी कि अनैच्छिक पेशी देखने को मिलेगी। और मेरे मित्र हृदय पेशी तो आप सभी समझ रहे हैं कि ये आपका क्या है? आप कहेंगे सर स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स है जो कि कहां मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे हृदय में मिलता है, यानी कि हार्ट में मिलता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि पेशी उत्तक में क्या पाए जाते हैं? आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि पेशी उत्तक में संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। कई बार मैंने बताया है लेकिन फिर भी अपने माइंड में इसको सेट रखेंगे अभी से सर, कि जो आपका मस्कुलर टिश्यू होता है इस मस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं? संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं और उसी प्रोटीन की वजह से हमारा मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है और फिर हमारे बॉडी में गति आ पाती है, मूवमेंट आ पाती है। बेसिकली हमारे बॉडी में मूवमेंट का कारण क्या है? आप कहेंगे मसल्स को कौन मूव करवा रहा है? तो सर मसल्स जो है वो संकुचनशील प्रोटीन मायोसिन या एक्टिन नामक प्रोटीन मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं सर? मसल्स में मूवमेंट का कारण बनते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे ये कितने प्रकार के होंगे? आप सभी कहेंगे 3 प्रकार के। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप सभी कहते हो कि गुरुजी अलैंगिक जनन में क्या होती है? तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और अलैंगिक जनन के कई क्या है सर? विधि है, मेथड है, जिसमें पहला आपका फिजन आ जाता है, फिर आपका रीजेनरेशन आता है, फिर बडिंग आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है। ये सब के सब क्या है सर? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके प्रकार है। और आप सभी ध्यान में रखना कई बार ये सवाल आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? तो मेरे मित्र द्विविखंडन के थ्रू जो जनन की प्रक्रिया होगी वो अमीबा और लेशमानिया
लेशमनिया जैसे जीव में होती है, जो कि लेशमनिया किसका कारण बनता है? कालाजार का कारण बनता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग भी आपके लिए जरूरी है, और बडिंग के प्रोसेस के थ्रू किस में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है? मुकुलन में, सॉरी, बडिंग के प्रोसेस के थ्रू जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? हाइड्रा में होती है। ध्यान में रखेंगे कि इसमें हाइड्रा में बडिंग एवं रीजेनरेशन, हाइड्रा में बडिंग एवं रीजेनरेशन दोनों तरह से क्या होती है? जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि वनस्पतिक प्रवर्धन के थ्रू किस में होगा? तो सर जो गुलाब का पौधा है उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट मेरे मित्र रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी छात्र आगे आने वाले आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का रिवीजन बहुत जरूरी है। अच्छा, आप सबों को मालूम है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? आप कहेंगे परमाणु की संरचना को समझने हेतु एक मॉडल है। और रदरफोर्ड किसने दिया? आप सभी कहेंगे ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। अब रदरफोर्ड ने इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करा था? तो ध्यान रखना, ये इसके लिए अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था। क्या करा था? अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था। और मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, कैसे किया था? तो ध्यान देंगे, एनसीईआरटी की ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या यहां पे चर्चा करी जा रही है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, और यह कहा जा रहा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने को इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? तो सर गोल्ड फॉइल पर, सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया, यानी कि अल्फा पार्टिकल से प्रहार करवाया। तो अगर आपसे कभी यह सवाल पूछ लिया जाए कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में निम्न में से कौन शामिल है? तो आप कहेंगे कि सर जो हमारा अल्फा कण है वो, और साथ ही साथ जो गोल्ड फॉइल है वो। या अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में निम्नलिखित में से किस कणों से प्रहार करवाया गया था? तो आप सभी कहेंगे अल्फा कणों से प्रहार करवाया गया था। मेरे मित्र ध्यान रखना, इसमें क्या किया गया था? तो सर रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, और सोने की यह पन्नी कितने परमाणुओं के बराबर मोटी थी? 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अब जो सबसे मोस्ट वीवीआई आप सबों को ध्यान में रखना होगा वो क्या, कि जो अल्फा कण है ये किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलता है, और ये एक्चुअल में क्या है? तो सर डबली चार्ज ऑफ हीलियम एटम है, यानी कि द्विआवेशित हीलियम कण है। तो अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा कण कहां से प्रोड्यूस होते हैं, या अल्फा कण क्या है? तो आप सभी कहेंगे द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा? 4 यूनिट होता है, और इसकी तीव्र गति से चल रहा होता है, तो इसमें सर क्या होती है? पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और रदरफोर्ड ने इसके सहारे क्या करा था? सर गोल्ड फॉइल पे उन्होंने प्रहार करवाया, यानी कि ये मान लो अगर रदरफोर्ड के द्वारा यूज किया गया गोल्ड फॉइल है, तो इस पे इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल से प्रहार करवाया तो इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे किरण जो हैं वो आपका आर पार हो जा रहा है, बहुत सारे किरण कुछ एंगल से विक्षेपित हो रहा है, और बहुत आप कह सकते हो 10,000 12,000 में से कोई एक किरण ऐसे लौट करके आ रहा है। और मेरे मित्र यहीं से क्या निकली? यहीं से निकली कि इसके बीच में कुछ ना कुछ तो है। और रदरफोर्ड ने मेरे मित्र किसकी खोज की? आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि नाभिक की खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे रदरफोर्ड ने करा। किसने? रदरफोर्ड ने करा। और मेरे मित्र याद रखिएगा ये सवाल भी पूछे गए हैं कि नाभिक की खोज किसने करा? आप कहेंगे रदरफोर्ड ने करा। किसकी सहायता से? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के सहायता से। रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है, यह चीज भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये वाली पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किए। अपने प्रयोग के आधार पर कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया? नाभिकीय मॉडल। जिसकी लक्षण क्या थे? तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का केंद्र क्या होगा? धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है।
तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अनुसार किसी परमाणु का सारा द्रव्यमान कहां होता है, उसके नाभिक में होता है। अब ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, बोले तो सर्कुलर पथ में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने कभी भी दीर्घवृत्ताकार चर्चा नहीं की, दीर्घवृत्ताकार मार्ग की चर्चा नहीं करा था। और तीसरा इन्होंने बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ये 3 पोस्टुलेट आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपके लिए जरूरी है। साथ ही अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कि ये बता दो कि परमाणु संरचना संबंधित सबसे पहला मॉडल कौन सा था, तो आप सभी क्या कहेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस चीज को लिख लीजिएगा, चला आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि परमाणु संरचना हेतु प्रथम मॉडल किसके द्वारा दिया गया, आप सभी कहेंगे गुरुजी थॉमसन के द्वारा, जिसको हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। और चला याद रखना कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऐसा पहला मॉडल था जो परमाणु की उदासीनता को व्याख्या कर रहा था। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए निम्न में से कौन सा मॉडल पहला मॉडल है जिन्होंने परमाणु की उदासीनता का एक्सप्लेन करा, आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, अच्छा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी मेरे मित्र लाइन बाय लाइन अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपका 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच आपका 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और अभी मेरे मित्र 23 दिसंबर तक आप हमारे इस बैच में केवल और केवल 249 में इनरोल हो सकते हैं। और इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट मेरे मित्र जो आपका टॉपिक है, जो आप सबों को समझना चाहिए, वो ये कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन या इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पार्श्व विस्थापन की बात करते हैं मेरे मित्र, तो हम सभी क्या कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है और वो माध्यम आपका एक विरल या एक सघन है, तो आप सभी कहेंगे अपवर्तन होगा। तो ये कुछ इस तरीके से, अब मेरे मित्र इस ग्लास स्लैब से अगर ये प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग यहां से इसको इस तरह ले जाएंगे और इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे यहां पे, तो आप सभी क्या पाएंगे कि गुरुजी यहां पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस बच जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो प्रकाश की किरण यहां आ रही है इसको तो हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और मेरे मित्र ये यहां पे आया तो आप कहेंगे ये अपवर्तित किरण हो गया। अब जो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बाहर निकला उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, निर्गत किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निर्गत किरण। मेरे मित्र ये जो किरण आपने मिलाया है ये क्या है, आप सभी कहेंगे ये हमारा आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है, यहां पे हम कह सकते हैं क्योंकि पूरा हम मिला रहे हैं क्या, आपतित किरण को ही ना, वर्चुअली। बिल्कुल, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण, ये वाली किरणें आपतित किरण के अकॉर्डिंग जा रही है और ये वाली किरणें निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्व विस्थापन यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी सवाल आपसे आ जाए कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, यानी कि आप कह सकते हो पार्श्विक रूप से उल्टा होना क्या होता है, पार्श्व रूप से। तो मेरे मित्र जब भी हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं और हम अपना बाएं हाथ उठाते हैं तो मिरर में हमें लगता है कि हमारा दायां हाथ उठ रहा है, और अगर हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो मिरर में हमें लगता है कि हमारा बायां हाथ उठ रहा है। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि सर दर्पण के सामने वस्तु का बाएं भाग का दर्पण में दाएं भाग में अपीयर होना और वस्तु के दाएं भाग का दर्पण में बाएं भाग में अपीयर होना क्या कहलाता है सर, पार्श्व रूप से उल्टा होना कहलाता है, या लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग प्लांट में बात करेंगे, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग प्लांट में बात करेंगे तो आप सबों को मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, आप सभी कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट में होगा।
किसमें होगा? फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पौधा में होगा। और मेरे मित्र यहां पे जरूरी क्या है? तो जो पुष्प है उसके संरचना को समझने की। हालांकि मैंने कई बार आपको समझाया है, लेकिन फिर यहां पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि यादें ताजा हो जाए। याद रखेंगे मेरे मित्र, अगर हम लोग किसी फ्लावर के संरचना की बात करते हैं, किसी फ्लावर के संरचना की बात करते हैं, तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। और मेरे भाई ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और ये वाली जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और मेरे मित्र ये वाली जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको हम लोग अंडप कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा ये वाली हिस्सा परागकोश कहलाती है। क्या कहलाती है? परागकोश कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। और इसमें जो आप देख रहे हैं ग्रेवल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। याद आपको ये रखना है, याद आपको ये रखना है कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है, फ्लावर का जो मेल वाला हिस्सा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं शुद्ध रूप में? पुंकेसर। पुंकेसर। और इसके अंतर्गत कौन आएगा? आप कहेंगे गुरुजी इसके अंतर्गत परागकोश आ जाएंगे। परागकोश, परागकण, परागकोश, परागकण और फिलामेंट यानी कि पुतंतु। अब अगर हम फीमेल पार्ट की चर्चा करेंगे तो फीमेल पार्ट को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर। और इसके अंतर्गत कौन आ जाएंगे? आप कहेंगे ओव्यूल, साथ में वर्तिका, और ध्यान रखिएगा वर्तिकाग्र आ जाएगा। मेरे मित्र याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसका टॉप वाला हिस्सा क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। और जो मिडिल वाला हिस्सा है इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और ये जो बीच में उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडप यानी कि ओव्यूल्स कहते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग वृत्तीय गति की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो मेरे मित्र उसकी गति को वृत्तीय गति में माना जाएगा। अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रही है तो उसके गति को क्या माना जाएगा? वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन में माना जाएगा। और वृत्तीय गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण होता है। याद रखिएगा ये चीज, वृत्तीय गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण होता है। क्यों? क्योंकि सर जब भी हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण एक सदिश राशि है और ये डिपेंड किस पे करेगा? वेग पे। अब चूंकि कोई भी वस्तु अगर किसी सर्कुलर पथ पर चलेगी तो प्रत्येक बिंदु पर उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा, यानी कि उसका दिशा बदलते रहेगा। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी सदिश राशि में अगर हम लोग परिवर्तन लाते हैं तो उसके डायरेक्शन में चेंज करके या मैग्नीट्यूड में, यहां पे डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि एक समान त्वरित गति का उदाहरण होगा। अब याद रखिएगा कि अगर इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो, इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो और आप यहां से चलना शुरू करते हो और मेरे मित्र इसका एक चक्कर आप t समय में लगा लेते हो, एक चक्कर आप कितना समय में लगाते हो? t समय में लगा लेते हो, तो आपका जो वेग होगा वो क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमारे द्वारा जो यहां पे टोटल दूरी कवर की जाएगी वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे इस वृत्ताकार मार्ग के परिधि के बराबर। तो हमसे पूछा जा रहा है वेग, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बटा टाइम। सर जो हमारा दूरी होगा वृत्ताकार मार्ग में वो क्या होगा? आप कहेंगे 2 पाई r इसके परिधि के बराबर, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r बटा t। क्या हो जाएगा? 2 पाई r बटा t। अब यहीं से हम यहां पे v इक्वल टू 2 पाई r बटा t कह दिए हैं वृत्तीय गति में। अब मेरे मित्र v और t को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आप कहेंगे 2 पाई r हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। और चला आप सभी क्या कहिएगा? t इक्वल टू गुरुजी 2 पाई r बटा v लिखेंगे। t इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई r बटा v। तो आप सभी सर्कुलर मोशन के इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आपके लिए चला जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रही है तो उसकी गति को वृत्तीय गति में माना जाएगा। और वृत्तीय गति में अगर किसी भी वस्तु का वेलोसिटी हमसे पूछा जाएगा तो v इक्वल टू 2 पाई r बटा t हो जाएगा और t इक्वल टू 2 पाई r बटा v हो जाएगा। साथ ही यहां पे ध्यान में रखेंगे कि एक चक्कर लगाने में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक चक्कर लगाने में, मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगा, एक चक्कर लगाने में कुल विस्थापन क्या होगा? एक चक्कर लगाने में कुल विस्थापन आप सभी कहेंगे गुरुजी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से चलते हैं और इसका एक चक्कर हम लगाते हैं तो फिर यहीं पे हम पहुंच जाएंगे एक पूरा चक्कर करने में।
तो हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होगा, इसलिए किसी भी वृत्ताकार मार्ग में चल रही किसी भी वस्तु या पिंड द्वारा या व्यक्ति द्वारा एक चक्कर में तय किया गया विस्थापन हमारा क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। अब मेरे मित्र ध्यान में रख लीजिएगा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सा चीज, वो क्या है? आपका प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीव द्रव कुंचन। जीव द्रव कुंचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले शिफ्ट के लिए, आपके आगे आने वाले शिफ्ट के लिए। प्लाज्मोलाइसिस कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कुंचन। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कहां मिलती है आपको? आप कहते हैं सर पादप में मिलेगी, पादप कोशिका में मिलेगी। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आप सभी कहते हैं गुरुजी दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। अब मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि कहा जा रहा है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो अगर आपसे कभी यह सवाल पूछ लिया जाए कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज क्यों होता है, तो आप सभी कहेंगे प्लांट को एक स्ट्रक्चरल संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने के लिए इसमें सेलुलोज की मौजूदगी होती है। याद रखेंगे चला कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा यानी कि ऑस्मोसिस द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, और इस घटना को हम लोग जीव द्रव कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी पादप कोशिका द्वारा सर जल की हानि होती है, बोले तो पादप कोशिका से जल निकल जाता है, तो मेरे मित्र पादप कोशिका की झिल्ली सहित जो आंतरिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे यहां पे इंपॉर्टेंट बात के रूप में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और साथ ही अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? हमें लगता है आप सभी जान रहे होंगे। द्रव अवस्था में पाया जाता है, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अधातु में तो हम लोग ब्रोमीन लिख देंगे, अब अधातु में ब्रोमीन और धातु में हम लोग क्या लिखेंगे? पारा लिख देंगे। मेरे मित्र अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो ये सभी टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं ये आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार रिवीजन आप सभी जरूर मार के जाइएगा। और मेरे ख्याल से चीजें हमने इस तरह से आपके सामने रखा है कि बहुत सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।